नमस्कार। तारीख 2 फरवरी और दिन बृहस्पतिवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मैं हूं मोहनलाल शर्मा और मैं हूं प्रेरणा। आज के पॉडकास्ट में बात मुश्किलों में फंसे गौतम अडानी से लेकर 2 साल बाद जेल से रिहा हुए पत्रकार सिद्दीक कप्पन की। अडानी समूह ने एफपीओ किया रद्द, गौतम अडानी ने वीडियो जारी कर बताई वजह। For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses. अब तक का सबसे महंगा एफपीओ वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या हो सकती है अडानी की आगे की राह? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ एक ही राह उनके पास है कि आगे अगर उनको बढ़ना है तो उनको फिर अपने कुछ एसेट लिक्विडेट करने पड़ेंगे, यानी कि उनके कुछ एसेट्स उनको बेचने पड़ेंगे। 2 साल बाद जेल से रिहा हुए केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने क्या कहा, सुनवाएंगे खास इंटरव्यू। अफगानिस्तान, म्यांमार, इंडिया, सब जगह में जर्नलिस्ट के खिलाफ ऐसा आरोप है। मतलब सरकार का पसंद नहीं है, तो हम सरकार का पीआरओ नहीं है, हम जर्नलिस्ट है। होगी गौतम अडानी की जिंदगी और व्यापार के सफरनामे की भी चर्चा, लेकिन इन सबसे पहले देश और दुनिया के पूरे दिन का हाल प्रेरणा से। चीन ने कनाडा की संसद में हो रहे एक प्रस्ताव पर वोटिंग की आलोचना की है। इस प्रस्ताव के तहत अगले 2 सालों में शिनजियांग प्रांत के 10,000 वीगन मुसलमानों को कनाडा में बसने की अनुमति दी जाएगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर इस प्रस्ताव को लागू करने का भारी दबाव है। प्रस्ताव पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने प्रतिक्रिया देते हुए कनाडा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। 我们敦促加方尊重事实真相，停止在涉疆问题上搞别样。 हम कनाडाई पक्ष से आग्रह करते हैं कि वह सच्चाई और तथ्यों का सम्मान करे, शिनजियांग से संबंधित मुद्दों पर परोक्ष उद्देश्यों के साथ राजनीतिक जोड़ तोड़ करना बंद करे और झूठी जानकारी फैलाना और जनता को गुमराह करना बंद करे। ये थी प्रवक्ता माओ लिंग के शब्द। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को देखते हुए अमेरिका ने आज फिलीपींस के साथ सैन्य चौकियों को लेकर समझौता पूरा कर लिया। इस समझौते के तहत अब अमेरिकी सेना को ताइवान के पास ही 4 सैन्य चौकियां मिल जाएंगी। चीन ने इस समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे क्षेत्रीय अखंडता पर खतरा बताया है। वहीं अमेरिका और फिलीपींस का कहना है कि इससे शांति और आजादी बढ़ेगी। रूस के एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने बीबीसी को बताया है कि यूक्रेन से बंदी बनाकर लाए गए लोगों के साथ रूसी सैनिकों ने बर्बरता की थी। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनियों को प्रताड़ित किया था और उन्हें गोलियां भी मारी थी, जिसके बाद यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन ने कहा, Russia must be held accountable in courts for its odious crimes. रूस को उसके घिनौने अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। यूक्रेन और यूरोपीय संघ के अभियोजक पहले से ही एक साथ काम कर रहे हैं। हम साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि यूक्रेन में आक्रामकता के अपराध से जुड़ा मुकदमा बनाने के लिए हेग में एक अंतर्राष्ट्रीय सेंटर स्थापित किया जाएगा। वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि 24 फरवरी के आसपास रूस बड़े हमले की योजना बना रहा है। एलेक्सी रेज़निकोव ने कहा कि रूस ने हजारों सैनिकों की टुकड़ी जुटा रखी है और इस युद्ध के 1 साल पूरे होने के मौके पर वो कुछ बड़ा करने की कोशिश कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वकील ने कहा है कि उनके डेलावेयर स्थित घर पर एफबीआई की तलाशी अभियान के दौरान कोई जरूरी दस्तावेज नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि बुधवार का सर्च ऑपरेशन राष्ट्रपति के पुनर्समर्थन के साथ योजनाबद्ध तरीके से किया गया। ये सर्च ऑपरेशन 4 घंटों तक चला और ये बाइडेन के ओबामा प्रशासन में उपराष्ट्रपति रहते हुए संवेदनशील दस्तावेजों से जुड़े मामले की व्यापक जांच का हिस्सा था। हालांकि एफबीआई ने इस मामले पर अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है। वहीं ब्रिटेन की सरकार ने बीबीसी को एक स्वतंत्र मीडिया आउटलेट बताया है। ब्रिटेन में रह रहे कुछ भारतीयों की ओर से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के विरोध के बीच प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने कहा कि बीबीसी के आउटपुट पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन हम भारत को जबरदस्त अहम अंतर्राष्ट्रीय साझेदार मानते हैं। नमस्कार, ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल है प्रेरणा। आप इस कार्यक्रम को सोमवार से शुक्रवार bbchindi.com के लाइव पेज के साथ साथ बीबीसी हिंदी फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर
7:30 बजे से यानी कि लाइव सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारे पॉडकास्ट सेक्शन जियो सावन, स्पॉटिफाई, गाना जैसे प्लेटफॉर्म पर भी इसे सुना जा सकता है। तो देश दुनिया की खबरों के बाद अब बात भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक गौतम अदानी की, जो कि एक के बाद एक मुश्किलों के दलदल में फंसते जा रहे हैं। कल रात उनकी कंपनी अदानी इंटरप्राइजेज ने अपने 20,000 करोड़ का एफपीओ वापस लेने का फैसला सुनाया। For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. अदानी समूह ने कहा है कि वे एफपीओ में लगाए गए सभी निवेशकों के पैसे वापस करेंगे। मोहन, आज सुबह समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने एक वीडियो क्लिप जारी कर कहा, After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But प्रेरणा, अदानी कह रहे थे कि एफपीओ के पूरी तरह से सब्सक्राइब होने के बाद कल इसे वापस लेने के फैसले ने कई लोगों को हैरत में डाल दिया होगा। लेकिन कल बाजार की उठापटक को देखते हुए हमारे बोर्ड ने यह महसूस किया कि इस एफपीओ पर आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। ये अडानी की आवाज थी और अडानी कह रहे थे। जी। 27 जनवरी को अदानी की कंपनी ने शेयर बाजार में सेकेंडरी शेयर जारी किया था और ये अब तक का सबसे बड़ा यानी कि 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ था। लेकिन 27 जनवरी से ठीक 3 दिन पहले मोहन, यानी 24 जनवरी को अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का नाम था अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इस अपनी रिपोर्ट में अदानी पर हिंडनबर्ग ने कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे बड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया। इस रिपोर्ट में और कुछ क्या है इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि आखिरकार वो कौन सी स्थितियां थीं, वो क्या था कि अदानी ग्रुप को इतना बड़ा, जो कि सबसे बड़ा एफपीओ साबित होने वाला था, उसको वापस लेने की जरूरत पड़ी। मैंने ये सवाल पूछा अपने बीबीसी संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी से। देखिए, अभी 2 दिन पहले जो अडानी का एफपीओ सेल हुआ था, उनका बहुत आगे का प्लान था कि ये शेयर सेल से उनको पैसे मिलेंगे, उनको लिक्विडिटी और उनकी बढ़ेगी, मोटी रकम मिल जाएगी। और चूंकि उनका डेट काफ़ी ज़्यादा है तो ये एक तरीका है उनका पैसे बनाने का, तो इसीलिए उन्होंने ये निर्णय लिया था। लेकिन जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया उसके चलते मार्केट पर इतना भारी प्रभाव पड़ा कि मिस्टर अडानी ने खुद ही बोला कि अभी फिलहाल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस या इन्वेस्टर्स का भरोसा भी जीतना बहुत ज़रूरी है और उनका भरोसा बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ऐसे माहौल में ये जो निर्णय था एफपीओ सेल का, उसको हमें वापस लेना पड़ेगा और जितना पैसा हमने बनाया था, तकरीबन 20,000 करोड़ $2.5 बिलियन, 20,000 करोड़ रुपए का जो शेयर बेचा था, वो अभी इन्वेस्टर्स को वापस दे देंगे, क्योंकि ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी कंपनी अभी ठीक है और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को प्राथमिकता दी गई है। मतलब बेसिकली अडानी ये चाहते थे कि निवेशकों तक बात पहुंचे कि अडानी की कंपनी की जो माली हालत है वो बहुत बेहतर है, बेहतर नहीं भी हो तो ठीक है और या बरकरार है। और वो उनका ये कहना था कि मॉरली, उनका जो अपना वर्ड था कि ये मॉरली राइट थिंग टू डू है, कि नैतिक तौर पे ये एक जिम्मेदारी उनकी बनती है कंपनी होने के नाते कि वो एक निर्णय लें इन्वेस्टर्स के हित में। तो ये था। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया, जैसे आप बता रहे थे, कि उनके कैश फ्लोज ठीक है, कंपनी की सेहत भी ठीक है और इस निर्णय से उनकी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो उन्होंने ये एक, आज आपने देखा होगा, अपना खुद एक वीडियो बनाया है, उस पर भी उन्होंने एक ये बयान दिया है। लेकिन आरोप मोहन जी कुछ ऐसे हैं कि उसका असर मार्केट्स में साफ दिख रहा है। ये बात आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट की कर रहे हैं जी, और आरोप हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कुछ ऐसे हैं कि मार्केट्स पे असर हमने अभी भी देखा है, पिछले हफ्ते से देख रहे हैं। तो एक तरफ आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नंबर्स कुछ और कहानी बता रहे हैं जी। तो आज भी स्टॉक्स डाउन दिखे, निफ्टी और सेंसेक्स जो दोनों मेन बेंचमार्क इंडिसेस है वो भी डाउन दिखे। पूरा अडानी ग्रुप अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों से भारी तरीके से जूझ रहा है और पिछले हफ्ते से तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है सिंपली इन मार्केट वेल्थ। जो कंपनीज, जो उनके सारे कुल मिला के कंपनी है, उनका घाटा जो है तकरीबन 7 लाख करोड़ का है जी। ये घाटा निवेशकों का है या अडानी की कंपनियों का? ये कंपनीज का जो मार्केट वेल्थ है, जो शेयर वैल्यू है, उसका है, उसका घाटा हुआ है। और आप सोचिए, जो आदमी एक हफ्ते पहले विश्व का 3rd रिचेस्ट कहलाया जाता था, वो अभी 15 नंबर पे आ गया है। जो एशिया का सबसे अमीर आदमी माना जाता था ज़ाती तौर पे, जो लिखा हुआ है फोर्ब्स लिस्ट में, वो अभी एशिया का रिचेस्ट मैन नहीं है। और अपने पर्सनल वेल्थ में भी उसका तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो एक पूरा स्केल है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टोरी है, इन नंबर से पता चलता है।
इतना लंबा घाटा निवेशकों को हुआ, उनकी कंपनी को हुआ, ये अरुणोदय मुखर्जी बार बार समझा रहे थे। और ये सारा जो पचड़ा है, ये जो सारा मसला है, वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का है। बिल्कुल, और हमने जैसा कहा भी कि पहले हम एफपीओ के वापस लेने के पीछे की कहानी बताएंगे और फिर बताएंगे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जिसका जिक्र अभी अरुणोदय भी कर रहे थे और जिसकी हर तरफ चर्चा है मोहन, जिसके कारण जैसे कि अदानी ग्रुप के शेयर्स लगातार धाराशायी हो रहे हैं, वो रिपोर्ट कहती क्या है। मैंने यही सवाल पूछा बीबीसी संवाददाता दिनेश उप्रेती से। दरअसल अमेरिका की एक फाइनेंशियल फॉरेंसिक कंपनी है हिंडनबर्ग। इसने जो है अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट 24 जनवरी को छापी थी। इस रिसर्च रिपोर्ट में उसने अदानी ग्रुप से कुल मिला के 88 सवाल पूछे और इन 88 सवालों में कई बेहद गंभीर किस्म के थे, जिसमें सीधे सीधे उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस को निशाना साधा गया था। ये कहा गया कि अदानी ग्रुप ने विदेशों में कई कंपनियां बनाई और इनका इस्तेमाल उन्होंने न केवल अपना टैक्स बचाने के लिए किया, बल्कि इन कंपनियों के पैसों के जरिए अपनी ग्रुप कंपनियां जो कि शेयर बाज़ार में लिस्टेड हैं, उनके शेयरों के दाम बढ़ाए गए और ये दाम इतने तक बढ़ गए कि जो प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं उसी सेक्टर की, उनका वैल्यूएशन जो है, अदानी ग्रुप की कंपनियों का वैल्यूएशन वो 85% से भी अधिक है। कुछ सवाल जो है अदानी ग्रुप की कंपनियों के ऑडिटिंग को लेके भी पूछे गए और जैसे कहा गया कि अदानी इंटरप्राइजेज और अदानी टोटल गैस की जो ऑडिटिंग है वो ऐसी कंपनियों से की जा रही है जो कि इसके लायक हैं ही नहीं। हिंडनबर्ग ने दावा किया कि जो है उसकी रिपोर्ट जो है सतही बिल्कुल नहीं है और 2 साल की रिसर्च के बाद तैयार की गई है और उसने ये भी दावा किया कि अदानी के जो पूर्व अधिकारी हैं, कुछ उन लोगों से बातचीत पर यह आधारित है और कई दस्तावेज भी जो हैं इसमें उसके आधार पर इसे तैयार किया गया है। दिनेश जी, ये तो बात हो गई हिंडनबर्ग रिपोर्ट की, लेकिन अदानी का क्या कहना है? अदानी का इस पर क्या जवाब है? रही बात अदानी के जवाब की, तो अदानी ने कहा कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो उसमें किसी तरह की रिसर्च की कोई बात ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो उसके आरोप हैं या फिर जो उसके सवाल हैं वो वही हैं जो एक लिस्टेड कंपनी होने के नाते, एक जिम्मेदार समूह होने के नाते उसने जो है खुद ही सार्वजनिक किए हैं। 413 पन्नों की रिपोर्ट अदानी ग्रुप ने जारी की और उसने कहा कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो सिर्फ झूठ का एक बोलिंदा है और उसके आरोप जो हैं बिल्कुल निराधार हैं और इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। दूसरी ओर जब ये रिपोर्ट आई थी तो उस समय अदानी ग्रुप ने कहा था कि हिंडनबर्ग के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो उधर से हिंडनबर्ग ने जवाब दिया कि कानूनी कार्रवाई कीजिए, उसका स्वागत है, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन मामला आपको अमेरिका की कोर्ट में आकर करना पड़ेगा। आज संसद में भी इस मामले की गूंज सुनाई दी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले की जांच के लिए एक संसदीय कमेटी गठित करने या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में जांच कराने की मांग की। क्या कहा? लोगों के हित में हम ये काम कर रहे हैं और हमारा डिमांड यही है, चर्चा कराओ और हमारी मांग ये है कि या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और इसकी इंक्वायरी करो, या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कमेटी बनाकर इसको इंक्वायरी कराइए और डे टू डे रिपोर्ट बाहर करते जाइए। लेकिन विपक्ष के इस प्रस्ताव को सरकार ने अब तक मंजूर नहीं किया है मोहन। वहीं आरबीआई ने भी आज बैंकों से अदानी पे एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी होगी, लेकिन जो अडानी ग्रुप है उसमें 2 प्रकार के व्यूज आ रहे हैं। मैंने विशेषज्ञों से बात करी है और दोनों तरफ के विशेषज्ञों से बात करी है ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो कि आखिर में आगे क्या रोड हो सकता है। तो एक तरफा बयान ये है कि ये एक बस टेम्पररी दौर है जिससे अडानी गुजर जाएंगे, क्योंकि उनके कई सारे अभी एग्जिस्टिंग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, जो कि अच्छे कर रहे हैं और कैश आता रहेगा और ये कुछ दिनों की बात है, शायद कुछ हफ्तों की बात है और आगे निकल जाएंगे गौतम अडानी, क्योंकि उनका इतना बड़ा एम्पायर ऑलरेडी है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन बाकी लोगों का कहना है ये फाउंडेशन किस बुनियाद पे है, कि फाउंडेशन स्ट्रांग है या नहीं। उनका ये कहना है कि जो उनका डेट है वो इतना ज़्यादा है, कर्ज इतना ज़्यादा है
कर्ज इतना ज़्यादा है कि आप अगर पैसे एफपीओ से ही नहीं निकाल तो कौन इन्वेस्टर आपको अभी छुएगा, क्योंकि अगर कोई भी इन्वेस्टर आपके साथ जुड़ना चाहता है उनके शेयर डाउन हो जाएंगे, क्योंकि अभी मार्केट में छवि ऐसी बनी हुई है, माहौल ऐसा है, इसीलिए उन्होंने एफपीओ वापस लिए ताकि गोइंग बैक टू दैट फर्स्ट पॉइंट। तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ एक ही राह उनके पास है कि आगे अगर उनको बढ़ना है तो उनको फिर अपने कुछ एसेट्स लिक्विडेट करने पड़ेंगे, यानी कि उनके कुछ एसेट्स उनको बेचने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतने वादे किए हुए हैं और फ्यूचर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन एनर्जी में कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें और पैसा खर्च होगा। तो इसीलिए उनका ये एक मानना है कि उनको पैसे कहीं से तो लाने हैं, तो वो कहाँ से लाएंगे। तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है, एक चुनौती हो सकती है अडानी ग्रुप के सामने। आने वाले टाइम में अडानी ग्रुप को कौन कौन सी चुनौतियां उनके सामने होंगी, उस सामना कैसा करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन मोहन, इस पूरे विवाद के मूल में जो एक सवाल छुपा है जिसका जवाब हम में से कम ही के पास होगा। सवाल ये कि जिस अडानी समूह पर अभी विपदाओं के बादल मंडरा रहे हैं, उनके अध्यक्ष जो हैं गौतम अडानी, वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में अपनी जगह उन्होंने कैसे बनाई? तो उनकी ज़िंदगी कैसी है और उन्होंने कैसे व्यापार किया, कहाँ से शुरुआत की? अब से कुछ देर पहले जुबैर अहमद यहाँ थे स्टूडियो में और हमने उनसे पूछा कि बताइए उनके बारे में। देखिए, गौतम भाई अडानी 1962 में पैदा हुए और बहुत सी एक साधारण परिवार में वो पैदा हुए। पैदा तो वो है अहमदाबाद में, लेकिन उनका जो गांव है वो थराड कहलाता है, जहां से उनके पिताजी आते हैं। तो पिताजी उनके मूव कर गए अहमदाबाद, 1962 में उनका जन्म हुआ। और उनके पिताजी एक साधारण से कपड़ा बेचने वाले व्यापारी थे। उनकी एक छोटी सी दुकान है, मैं वहाँ गया था कुछ हफ्ते पहले, तो वो दुकान अभी भी उन्हीं के कब्ज़े में है। वहाँ पर उसको उन्होंने एक रखा हुआ है, उसमें जंग वंग भी लग गया उसके बोर्ड पे, लेकिन प्रिजर्व करके रखा हुआ है, प्रिजर्व करके अडानी इंटरप्राइजेस। वो जब स्कूल में थे तो पिताजी का साथ देते थे और बहुत कम लोगों को पता होगा कि साइकिल पे, स्कूटर पे, फेरी वाले की तरह वो जाते थे, दुकान दर दुकान और घर घर वो कपड़े बेचते थे इस तरह से। तो वो इंटरप्राइजिंग उसी वक्त से बने। और उसके बाद उनको मुंबई भेजा गया, जहाँ पे वो डायमंड ट्रेडिंग में उन्होंने 3 साल वहाँ गुजारे। वहाँ भी मैंने जिस बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग आज भी वहाँ मौजूद है। और छोटा सा दफ्तर था उनका, 3-4 लड़के जो अहमदाबाद के थे मिल के कर रहे थे ट्रेडिंग। वहाँ उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया, इवनिंग कॉलेज, और ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो कर नहीं पाए, वो ड्रॉप आउट हो गया। 6 महीने उन्होंने कॉलेज किया वहाँ पे। उसके बाद फिर अहमदाबाद वापस हुए। तब प्लास्टिक के बिज़नेस में ये सारा जो परिवार, इनके 7 भाई हैं, भाई बहन हैं इनके, सब लोग एक ही धंधे में आ गए, प्लास्टिक के कारोबार में। और वहाँ से उनको ऐसा लगने लगा कि ये छोटा काम है, हम और बड़ा करेंगे। वो शुरू से ही उनके जो बहुत सारे साथी हैं, जैसे उनका एक बहुत पुराना दोस्त है गिरीश भाई डानी, नॉट अडानी, डानी, दानी बल्कि हिंदी में कहते हैं। तो उनसे मैं मिला, उन बड़े किस्से उनके पास हैं। जब ये 15-16 साल के थे तब से अडानी जिससे दोस्ती उनकी है। तो उनका ये कहना था कि इनको वॉल्यूम पे विश्वास ज़्यादा था, ये छोटा मोटा काम नहीं करना चाहते थे। तो उनका पहला विज़िट विदेश का है, वो साउथ कोरिया का है, जहाँ से उन्होंने बल्क में वो लेकर आ गए मटेरियल प्लास्टिक का। ये नहीं मालूम था उनको कि कौन ख़रीदार होगा, लेकिन आ गया और उन्होंने बेच भी दिया। तब से उनको लगा कि ये बल्क बिज़नेस ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और वहीं से वो हर चीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, पहले इंपोर्ट करते थे फिर एक्सपोर्ट करने लगे। यहाँ तक के टूथब्रश, टूथपेस्ट, वो सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हैं वो सब एक्सपोर्ट करते थे। और जाहिर है वो बल्क में उनका जब विश्वास था तो बल्क में करते थे। तब उनको दिखा कि जो माल आ रहा है बंदरगाह में, वो उतरते समय या चढ़ाते समय बहुत टाइम लगता है, तो क्यों ना हम अपना कुछ ऐसा करें। पोर्ट मैनेजमेंट वहाँ से उनकी शुरुआत हुई। और फिर उसी के बगल में जो पोर्ट है, आज मुंद्रा पोर्ट कहलाता है, उनका विजन वही था कि हम अपना पोर्ट बनाएंगे। और उन्होंने बना के दिखाया। ज़मीन उनको सस्ते दाम मिल गई। और ये जब नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, उसके पहले जो 2 मुख्यमंत्री हुए हैं उनके दौर में ये ज़मीनें उनको मिली वहाँ पर। उसके बाद जब पोर्ट में ये 93 में आने लगे, तो उसके बाद इनका जो है और एक्सपोजर हुआ। और उसके बाद ये हर उस चीज़ में एंट्री करने लगे जहाँ पे इनको लगता था कि बल्क में हम काम कर सकते हैं। जो भी सरकार उस समय गुजरात में थी, उनसे उनको फ़ायदा, मदद भी मिली। तो ये एक वेल्थ क्रिएटर्स की तरह से देखे जाते थे और सरकारें मदद करती थी। और इसी में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी हैं। बहुत सारे देशों में इनके निवेश हुए हैं, या फिर आप कह लें बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अभी
2-3 दिन पहले इन्होंने हाइफा, इजराइल में जो हाइफा पोर्ट है बंदरगाह, वो इनके हाथ में है, तो उसका उद्घाटन किया। और बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के प्रधानमंत्री, उनके साथ उनकी फ़ोटो भी छपी थी, आपने देखा होगा। इनकी कोयले के कान हैं ऑस्ट्रेलिया में। फिर ये श्रीलंका में कोलंबो में इनकी बंदरगाह है, और इंडोनेशिया में इनका कोल माइंस है। तो इनके बिजनेसेस और इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड है। आई मीन ऐसा हुआ है कि मोबाइल की कंपनी भारत की वो साउथ अफ्रीका में और दूसरे देशों में है, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेड बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो दुनिया भर में हैं, वो गौतम अडानी ऐसे पहले भारतीय पूंजीपति हैं जिनका इतना बड़ा विस्तार हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनके बारे में जो बहुत कम लोगों को पता है, जैसे कि जब ये बिजनेसमैन की तरह उभर रहे थे अहमदाबाद में, तब 1 जनवरी 1998 को उनका अपहरण हो गया। जब वो कार से अपने ऑफिस से घर जा रहे थे, तो किसी ने 2 ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जिन्होंने इनका अपहरण किया। और 26 नवंबर 2008 को जिस दिन मुंबई अटैक हुआ, उस दिन ताजमहल होटल भी उसकी जद में आया। उसमें बहुत सारे गेस्ट खाना खाने जो रात में जाते हैं, उसमें गौतम अडानी भी थे, और वो फंसे रहे काफ़ी घंटों तक, जब तक कि वहाँ पर पुलिस आए और सबको रेस्क्यू करके ले गई। उनमें वो भी शामिल थे, तब तक वो वहाँ फंसे रहे। तो जुबैर अहमद बता रहे थे जिन्होंने कि एक लंबी चौड़ी स्टोरी अदानी पे की थी, और उसमें उन्होंने वाकई इस बात की पड़ताल की थी कि अदानी कैसे अदानी बन गए, द अदानी। ये उन्होंने विस्तार से बताया था। ये बीबीसी हिंदी का कार्यक्रम दिन भर है, पूरा दिन पूरी खबर। मैं हूं मोहनलाल शर्मा और मैं हूं प्रेरणा। कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाने वाले हैं। आई विल फाइट अगेंस्ट एलिगेशंस। एलिगेशन है मतलब अभी हमको चार्ज फ्रेम किया, हमारा UAPA केस में चार्ज फ्रेम किया, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। ये आवाज़ सिद्दीक कप्पन की है, जो कि अभी हाल में यानी कि 2 साल बाद जेल से रिहा हुए हैं। उनका एक खास इंटरव्यू आपको सुनाने वाले हैं, लेकिन पहले अब श्रोताओं की कुछ टिप्पणी लेने का वक्त आ गया है। तो मेरी नज़र, आपकी नज़र? बिल्कुल, मेरी नज़र YouTube पर टिकी हुई है, और मैंने कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां भी एक जगह एकत्रित की हैं। चंद्रभान कुमार हैं, वो कहते हैं कि अदानी समूह के FPO द्वारा लिया गया जो यह फैसला है, वह निवेशकों के हित में लिया गया फैसला है और इसे सराहनीय बता रहे हैं। वहीं शंभू शरण का कहना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बहुत ही प्रशंसनीय है। डॉक्टर देशबंधु बाजपेयी कहते हैं कि अदानी ने ईमानदारी से सभी निवेशकों का पैसा लौटाने का निर्णय लिया। हमारे कई श्रोता शिकायत कर रहे हैं कि भाई फेसबुक को आजकल आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। मेरे सामने कुलदीप सिंह जाखड़ की टिप्पणी है। ये कह रहे हैं कि अदानी को निवेशकों के हित की रक्षा करनी होगी, निवेशकों का पैसा डूबने से बड़ा नुकसान होता है। आशा है अदानी कंपनी अपनी और निवेशकों के हितों की रक्षा करने में सफल होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं। अजीत धर द्विवेदी की टिप्पणी है, और ये लिख रहे हैं कि पहले आप ही शुरुआत कर दें। और मुझे याद है इससे पहले भी इन्होंने एक लंबी टिप्पणी की थी जो कि निकल चुकी है। जी, और एक टिप्पणी मैं लेना चाहूँगी। इंद्रदेव राम हैं सिवान से, और पूछ रहे हैं कि आप सभी यानी प्रेरणा जी, मोहम्मद शाहिद जी, इकबाल जी, सारिका जी कि किस रोस्टर से ड्यूटी लगती है। तो इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ मोहन जी हैं, क्योंकि यही हमारा रोस्टर भी बनाते हैं। तो मोहन जी जवाब दें। नहीं तो ये बात अब बाहर निकल जाएगी। हाँ, ये सिर्फ अब तक ऑफिस की बात थी। तो अब जो सुन रहे हैं उनको ही मालूम चल जाएगा कि ये रोस्टर जो है ना इधर ही बन रहा है, और ड्यूटियां भी इधर ही लगाई जा रही हैं। क्या बात है, अंदर की बात बाहर पता चल गई। तो वही कई लोग हैं। मीनाक्षी राजपूत हैं, वो लिखती हैं कि मैं आज पहली बार लाइव सुन रही हूँ और महिला श्रोता हैं, तो इस वजह से नाम लेना ज़रूरी है। इससे बाकी जो महिला हमारी श्रोता हैं वो भी हमारे पन्ने पर आएंगे, रोजाना सुनेंगे। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि बीबीसी हिंदी का ये जो पॉडकास्ट है, इसको जो महिलाओं की चर्चा हो रही है थोड़ा सा बढ़ाएं, अपने घर में बताएं और कहें कि भाई इस प्रोग्राम को सुनना ज़रूरी है। इससे देश दुनिया की खबरें तो आपको पता चलती हैं, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी जो टैगलाइन है वो यही है। तो अब कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की तरफ बढ़े। बिल्कुल, वक्त आ गया है। और कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में जैसा कि आपने बताया कि पत्रकार सिद्दीक कप्पन की बात करेंगे, तो 28 महीने बाद पत्रकार सिद्दीक कप्पन, केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन जेल से बाहर आ गए। बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लखनऊ की सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत के फैसले पर हस्ताक्षर किया था, जिसके बाद उन्हें गुरुवार को लखनऊ की जिला जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। कप्पन को दरअसल 5 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो 19 साल की दलित महिला के साथ हुए कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले को कवर करने के लिए हाथरस जा रहे थे। और कप्पन और उनके 3 साथियों पर UAPA के तहत आरोप लगाए गए और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन पर एक चरमपंथी संगठन है उससे संबंध रखने का आरोप लगाया था।
उनके और उनके साथियों के ऊपर मोहन दोहा और मस्कट में भी स्थित वित्तीय संस्थानों से लगभग 80 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त करने का आरोप लगा, जिसका मकसद जो है बताया गया कि उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी फैलाना था, अशांति फैलाना था। बीते साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सभी मामलों में जमानत दे दी थी। लेकिन मनी जो लॉन्ड्रिंग का केस था उसमें जमानत नहीं मिली थी और जेल से बाहर नहीं आ पाए थे। पत्रकार सिद्दीक कप्पन आज जब बाहर आ गए तो एक खास इंटरव्यू किया हमारे सहयोगी अनंत झणाले ने। आप जेल से बाहर निकले हैं, जेल में लोगों का व्यवहार कैसा रहा उसके बारे में कुछ बताइए। भैया अभी खुशी लग रही है। जेल में नहीं सही था, मतलब हमको बुक्स के लिए कुछ दिक्कत हुआ, पढ़ने के लिए लिखने के लिए दिक्कत था पहले, और मलयालम और इंग्लिश बिल्कुल मना किया पहले। फिर थोड़ा थोड़ा हमारा एडवोकेट लोग कोशिश किया, इसलिए बुक दिया। आप जब हाथरस वो स्टोरी रिपोर्ट करने जा रहे थे तो वो स्टोरी आप क्यों रिपोर्ट करने जा रहे थे? वो आपकी जो ऑडियंस है, जो केरला की ऑडियंस है, क्योंकि आप वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, तो उसके नज़रिए से वो स्टोरी ज़रूरी क्यों थी? मैं पिछले 10-11 साल से दिल्ली में काम करता है, मैं केरला का रिपोर्टर नहीं है। सवाल ये था कि जो आपकी ऑडियंस है उसका क्या इंटरेस्ट था उस स्टोरी के अंदर, जो आपको लगा कि वहाँ जाके कवर करना आपके लिए ज़रूरी है? ना तो उसमें एक चीज़ था, हाथरस वाला कांड में एक स्पेशलिटी, वो लड़की का मतलब डेड बॉडी शाम को उसका घर परिवारों को परमिशन का बिना जलाया पुलिस। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गया। सरकार ने अपने आपके खिलाफ कई आरोप लगाए हैं, यूपी सरकार ने। उसमें यह है कि आपके प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन PFI से कुछ ताल्लुकात हैं। इन आरोपों के बारे में आप क्या कहेंगे? आप देखा होगा अफगानिस्तान, म्यांमार, इंडिया, सब जगह में जर्नलिस्ट के खिलाफ ऐसा आरोप है। मतलब सरकार का पसंद नहीं है, तो हम सरकार का PRO नहीं है, हम जर्नलिस्ट है। सरकार क्या बताए वो लिखने के लिए नहीं हम बैठा है। सरकार जब अपना केस आर्ग्यू करती है कोर्ट में तो वो कनेक्शन के बारे में बात करती है, बार बार कहती है कि आप लोगों का कनेक्शन है PFI के साथ और उस पर बैन भी लग गया है। तो उसके बारे में, उस स्पेसिफिक चार्ज के बारे में आप क्या कहना? मैं केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एक ही ऑर्गेनाइजेशन था, उस ऑर्गेनाइजेशन का दिल्ली सेक्रेटरी था मैं। मेरा फ़ोन में पॉपुलर फ्रंट, BJP, RSS, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, CPM सब नेताओं का नंबर है, राहुल गांधी का नंबर है, P चिदम्बरम का नंबर है। मैं इधर आने के पहले दिन BMS का नेशनल प्रेसिडेंट को फ़ोन किया, मुझे आप ये लगाओ मैं BMS का आदमी है या RSS का आदमी है, कांग्रेस का आदमी है। सर, चार्जशीट में ये भी आपके खिलाफ आरोप लगाया गया था कि जो आपके साथ कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, कुछ मस्कट और दोहा से कुछ ट्रांजैक्शंस थे 80 लाख रुपीस के, और वो धनराशि प्राप्त हुई थी। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है, और ये अगर सही है तो मतलब उस ट्रांजैक्शन को आप लोग कैसे जस्टिफाई? मतलब उसमें कुछ किसी को ट्रांजैक्शन नहीं है। एक आदमी का, मेरा साथ एक लड़का था, वो मेरठ का एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, एक जामिया का स्टूडेंट था। इस दोनों को अकाउंट में कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है। इसके बाद किसी को अरेस्ट किया, उसको बताया ये ओमान में काम करता है, उधर जॉब करता था, उसका सैलरी होगा, NRI अकाउंट होगा, उसमें मुझे क्या देना लेना है? आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं, मेरा अकाउंट में इस मतलब को एक्यूज्ड ऐसा बताएंगे आरोपी, उससे कुछ मतलब पैसा ट्रांसैक्शन या कुछ नहीं है मेरा अकाउंट में। कोई फाइनेंशियल डीलिंग्स नहीं है? कुछ नहीं। ये तो बेल पे आप रिहा हुए हैं, ये मुकदमा आगे भी चलेगा। एंड एंटी टेरर जो टेरर लॉज है UAP है, उसका चार्ज है, सेडिशन का चार्ज है। तो इसको गवर्नमेंट की और जो एजेंसीज की एक वो आर्ग्यूमेंट रहता है, उनकी दलील रहती है कि आप लोग इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट नहीं करेंगे, अपना केस जो है उसमें उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो लोग आपको जेल में रखने की बात करते थे। तो आप कोऑपरेट करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन में? आपका क्या स्पिरिट रहेगा इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर? श्योर आई विल फाइट अगेंस्ट एलिगेशंस। एलिगेशन है, मतलब अभी हमको चार्ज फ्रेम किया, हमारा UAPA केस में चार्ज फ्रेम किया, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, ये कैसा है? देखो एलिगेशन, हमको, हम जर्नलिस्ट है, हम किधर भागेगा? हम पब्लिक डोमेन है, हम पब्लिक डोमेन में मौजूद है। तो आप दिल्ली में रह के जर्नलिज्म करेंगे अपना, कहाँ रह के? जरूर, श्योर। चीफ मिनिस्टर ने, केरला ने लेटर भी लिखा था जब कोविड के टाइम पे आप बीमार पड़ गए थे, कुछ ऐसा एलिगेशन आया था कि आपको शैकल करके रखा था वहाँ पे हॉस्पिटल में। वो एलिगेशन कितना सही है या सिर्फ बस बात उड़ गई? वो रियलिटी था भैया। KM मेडिकल कॉलेज में मुझे 1 हफ्ते हथकड़ी लगा के टॉयलेट जाने के लिए भी मना किया, वो सही था, एलिगेशन नहीं है, वो रियलिटी था। वो एक्सपीरियंस क्या था, उसके बारे में क्या बता? वो भैया, वो पास्ट इज पास्ट।
तो सिद्दीक कप्पन का खास इंटरव्यू आप सुन रहे थे। लेकिन एक बात और कि अभी जमानत पर ही रिहा हुए हैं कप्पन, और अभी जो अदालती लड़ाई है वो अभी जारी रहेगी, उस पर पूर्ण विराम नहीं लगा है। तो बीबीसी दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज बस इतना ही। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी थी अजीत सारथी के पास। मुलाकात आपसे कल तय है, तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी प्रेरणा को अनुमति दीजिए इस वादे के साथ कि bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है, जहां पर दिन भर पूरी खबर तो है ही, साथ में हमारा जो लाइव पेज चलता है ना, उसको जरूर पढ़िएगा। दुनिया भर की जानकारी आपको मिलती रहेगी। विदा, नमस्कार।